बहुत ही सुंदर कार्यशाला गुरुदेव और शिष्य कवि के साथ कॉफी मंच पर बनाया है। परम आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी दीदी कार्यशाला की अध्यक्ष हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कवि के साथ कॉफी को पिछले 1 वर्ष से दायित्व के साथ संभाल रही हैं। उसके पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता और विभिन्न कार्यकारिणियों के माध्यम से संभाल रही थी। अच्युतनाद के माध्यम से इस कवि के साथ कॉफी को उन्होंने एक महत्वपूर्ण ऊंचाई दी है और अब अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी दीदी कवि के साथ कॉफी में देहरादून की धरती के भावों को यहाँ देती हैं। दून मीट में, काशी मीट बनारसिया में उनके साथ बैठना उठना हुआ तो और निकटता आई और अच्छा आया। और आज वे इस कार्यशाला के भी अध्यक्ष हैं, इस ग्रुप के भी अध्यक्ष हैं। 5, 6, 7 मई में हम सब लोगों को महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन ऐसे मूर्धन्य विद्वानों से हमने क्या सीखा, हमने क्या पढ़ा, हमने क्या प्रेरणा पाई, इसको हम सबको करना है। 5 मई के दिवस पर आह्वान लिखा हुआ है, आह्वान करना है, आप सभी के प्रति से आह्वान करना है कि आप सभी लोग कल प्रस्तुत करें। आज भी प्रस्तुत किए होते, कुछ लोग किए ही होंगे। और आग्रह एवं समीक्षक के रूप में पूरी कार्यकारिणी, सत्या होपटा की कार्यकारिणी में जितने सारे पटल हैं उन सब के साथ ही, मतलब जितनी भी आप नाम श्रृंखला इन पटलों की देख सकते हैं, सब कार्ड पर लिखा हुआ है। कितनी बड़ी फौज है, विचारों की फौज, कार्यक्रमों की फौज, गुणवत्तापूर्ण साथियों के संयोजन से बना हुआ समाज की फौज आग्रह और समीक्षक के रूप में यहाँ है। इन सभी टीम के मुखिया लोगों के साथ मैं यहाँ पर आप सभी को आमंत्रित करने आया हूँ। और आप सभी तो हिंदी के मूर्धन्य विद्वान हैं, आप सभी ने जीवन के विभिन्न भागों में अनेक साहित्य को पढ़ा है। तो ऐसी परिस्थिति में आपके अंदर तो स्वयं एक ऊर्जा बन रही होगी कि अब हमें मौका मिला है तो हम क्यों न करके इसको प्रेजेंट कर दें, इसको बोल दें। तो डॉक्टर सत्या होपटा के कवि के साथ कॉफी के इस अनुष्ठान में, जिसमें कि गुरुदेव और शिष्य नामक कार्यशाला का नामांकन किया है अपर्णा जी ने, विद्युत प्रभा दीदी ने, सकते हैं सब कार्ड पर लिखा। मैं देख रहा हूँ कि मेरी आवाज़ ठीक जा रही है कि नहीं। किया है तो मेरी आवाज़ तो जा रही है, मुझे खुशी है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। और सीधे कृष्णार्थ जी, रंजना पांडे दीदी के कमेंट भी आ रहे हैं, मुझे खुशी है कि वे लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो इसमें इस कार्यशाला में लोगों को आह्वान करना है। मैंने आह्वान की जिम्मेदारी निभाई है। मेरे हाथ में हरिवंश राय बच्चन की निशा निमंत्रण है और बहुत साहित्यिक चीज़ें तो मेरे पास इस समय नहीं है, लेकिन जब से मैंने कवि के साथ कॉफी की प्रस्तावना की है तब से निशा निमंत्रण मेरा साथ दे रही है। और निशा निमंत्रण से मैंने बहुत सारी रचनाएं पहले भी सुनाया है और आज जब इस कार्यशाला को आह्वान कर रहे हैं तब इसमें से कुछ सुनाने का मन है। रंजना दीदी का आदेश हो तो हम यहाँ सुनाएं। आओ बैठो तरु के नीचे, आओ बैठे तरु के नीचे। श्रीधर कृष्णार्थ जीजा जी से मैं कहूँगा कि सुने। कहने को गाथा जीवन की, जीवन के उत्थान पतन की, अपना मुंह खोलें जब सारा जग है आंखें नीचे। आओ बैठे तरु के नीचे, आओ बैठे तरु के नीचे। ऐसी कभी परिस्थिति की कल्पना किया जाए
ऐसी कभी परिस्थिति की कल्पना किया जाए, ऐसी स्थिति की कल्पना किया जाए जब हर प्रकार से व्यक्ति रुक जाने को स्थिति बन जाए, थम जाने की स्थिति बन जाए, मन की बातें कुछ कह देने की स्थिति बन जाए। आदमी बिना किए रह नहीं पाता है। यह कर्म योग है, इसमें करके ही आदमी को सुख प्राप्त होता है। आप कह दीजिए कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, जीवन में बस खाना है, सोना है, तो भी आदमी को सुख नहीं मिलेगा। यह कर्म योग है, करना है। ऐसे जीवन से हटकर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए, करते सोचते अब कुछ कहने का मन हो जाए कि बहुत कर लिया, कहने को गाथा जीवन की, जीवन के उत्थान पतन की। अपना मुंह खोलें जब सारा जग है आंखें नीचे, आओ बैठे तरु के नीचे, आओ बैठे तरु के नीचे। कवि हरिवंश राय बच्चन उन चीजों पर लिखते थे जिसमें कि व्यक्ति का एकाकीपन खुद उससे संवाद कर रहा हो। खुद से बात करते थे। कहने को गाथा जीवन की, जीवन के उत्थान पतन की। अपना मुंह खोलें जब सारा जग है आंखें नीचे। जब संसार की आंखें चौधिया रही हो, कल्पना से बाहर सोच रहा हो, उसे लग रहा हो कि बहुत कर लिया, तब थोड़ी देर के लिए जीवन के उत्थान पतन को बैठकर किसी अपने के साथ वृक्ष के नीचे, तरु के नीचे। अर्ध बने थे ए देवल के, अंक चढ़े थे ए अंचल के। आओ भूल इसे आंसू से, अब निर्जीव जड़ों को सींचे। थैंक यू जीजा जी, थैंक यू। अर्ध बने थे ए देवल के, अंक चढ़े थे ए अंचल के। मतलब किस ऊंचाई पर हम अर्ध बने थे ए देवल के अर्ध। इसका मतलब यह है कि शुद्धता की पराकाष्ठा, भगवान को चढ़ने जैसी प्रवृत्ति, भगवान को चढ़ा देने जैसी स्थिति, ऐसी शुद्धता के परिपूर्ण, ऐसे उच्च कोटि के शिखर पर अर्ध बने थे ए देवल के, अंक चढ़े थे ए अंचल के। आओ भूल इसे आंसू से, अब निर्जीव जड़ों को सींचे। अपनी सारी ऊंचाइयों को भूलकर, सारी उत्थान को भूलकर, आओ भूल इसे आंसू से, अब निर्जीव जड़ों को सींचें। आओ बैठे तरु के नीचे। तरु क्या है? तरु वह वृक्ष, वह स्थिति जिसमें जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व है, और उसके नीचे की चीज को समझें, बैठें, एनालिसिस करें। बैठने को बोल रहे हैं, बहुत हवा में उड़ने की बात नहीं है। नीचे आइए, बैठिए, दोष कहाँ रह गया इसको समझिए। कहने को गाथा जीवन की, जीवन के उत्थान पतन की। अपना मुंह खोलें जब सारा जग है आंखें नीचे, आओ बैठे तरु के नीचे। भाव भरा उर शब्द न आते, पहुंच न इन आंसू तक पाते। आओ तृण से शुष्क धरा पर, अर्थ रहित रेखाएं खींचे। क्या बात है। कभी आपको कलम मिले, कभी आपको पन्ना मिले, कभी आपको जीवन रूपी पन्ना मिले, और आपकी वह मन की लेखनी कुछ भी करने को, कभी आपने वाहन चलाया हो और आपका मन चले, बस गाड़ी लेकर निकल पड़े, आपको नहीं पता कि कहाँ जाना है, बस चलते ही जाना है। कभी इधर गली, कभी उधर गली, फिर उधर गली, घूमते 10-20 किलोमीटर घूम घाम विभिन्न गलियों में इधर उधर होते हुए फिर वापस की तरफ। अरे हम कहाँ चल रहे हैं। भाव भरा उर शब्द न आते, पहुंच न इन आंसू तक पाते, पहुंच न इन तक आंसू पाते। आओ तृण से शुष्क धरा पर, अर्थ रहित रेखाएं खींचे। आओ तृण से, कलम से नहीं, तृण से, शुष्क धरा मतलब जीवन अब शुष्क हो चुका है, मेरे हाथों में अब लेखनी तक न रही है। तृण है, एक तृण है। आओ तृण से शुष्क धरा पर, अर्थ रहित रेखाएं खींचें। कुछ भी खींचें, कुछ भी करें, जिसका कोई अर्थ न हो वह भी करें। आओ बैठे तरु। यह निराशा की पराकाष्ठा की कविता है। जब व्यक्ति
बिल्कुल एकाकी हो जाने की स्थिति हो, बिल्कुल कुछ भी न बचा हो, तब भी पुनः खड़ा होने की कविता है, पुनः स्थापित होने की कविता है, जड़ों पर काम करने की कविता है, कहने को गाथा जीवन की, जीवन के उत्थान पतन की, अपना मुंह खोलें जब सारा जग है आंखें नीचे, आओ बैठे तरु के नीचे, आओ बैठे तरु के। यह है हरिवंश राय बच्चन की लेखनी। आज हम लोग क्या लिख रहे हैं? कुछ नहीं लिख रहे हैं, कुछ नहीं लिख रहे हैं। इसमें वह प्राण है, इसमें वह तत्व है, इसमें वह शक्ति है, जिसमें कि हारा से हारा हुआ व्यक्ति अगर इसके अर्थों को, इन चीज़ों को समझ ले तो अपने शुष्क जीवन में भी एक हल्की सी तृण से, तृण जैसी चीज से भी, यह सोशल मीडिया तृण है क्या? कुछ नहीं, तृण है। इस तृण से भी जीवन को पुनः खड़ा किया जा सकता है, पुनः चला जा सकता है। यह है आओ बैठे तरु के नीचे, आओ बैठे तरु के नीचे। श्रीधर कृष्णार्थ जी, रचना पांडे यदि मेरा सहारा बन रही हैं, वे लोग भी खा पी के अस्थिर होंगे। मुझे अब खाना तो खाते नहीं है रात का, मुझे खुशी है। एक कविता और सुनाऊंगा, हो सकता है इस सुनने सुनाने की यात्रा में कुछ और साथी आ जाएं तो उनसे भी नमस्कारी हो जाएगी, और इसीलिए इसको खींचता हूँ 10-20 मिनट की। भूले भटके किसी के हाथों में अगर मोबाइल आ गया और वे अगर आ गए तो एक नज़र से नज़र मिल जाएगी और अपनत्व की डोर से बंधे हुए संबंध एक बार पुनः संजीदा हो पाएंगे। इसलिए थोड़ी देर और समय बिताता हूँ यहाँ। और हरिवंश राय बच्चन हम लोगों के गुरु हैं। गुरु के रूप में यह कार्यशाला है, गुरु और शिष्य के रूप में। तो निश्चित रूप से मैं स्वीकार करता हूँ कि जब से यह निशा निमंत्रण मेरे पास आई, मैंने हिंदी में पढ़ा था, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यह हरिवंश राय जी कविता हमें बहुत दिनों तक संचालित की। कक्षा बहुत छोटी क्लास में हमको यह कविता मिली थी और तब से बहुत मेरी मदद की, बहुत मदद की। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, और बाद में चलकर यह निशा निमंत्रण मुझे मिली, इसने भी मुझे बहुत सहारा दिया। टूट गई मरकत की प्याली, लिप्त हुई मदिरा की लाली, मेरा व्याकुल मन बहलाने वाले अब सामान कहाँ हैं, अब वे मेरे गान कहाँ हैं, अब वे मेरे गान कहाँ हैं। मैं इसके स्वरों को बदल कर भी आनंद लेता हूँ, यह मेरा अपना सुख है। टूट गई मरकत की प्याली, लुप्त हुई मदिरा की लाली, मेरा मन व्याकुल मन बहलाने वाले अब सामान कहाँ हैं, अब वे मेरे गान कहाँ हैं, अब वे मेरे गान कहाँ हैं। बहुत बहुत प्रणाम सर। आप जैसा गुरु जिसके भी जीवन में आएगा, आप जैसा गुरु जिसके भी जीवन में आएगा, ऐसे व्यक्ति को किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। आप जैसा व्यक्तित्व हमको मिला है, यह कहने की बात नहीं है, यह समझने की बात है। और मैं कहूँगा कि आदरणीय श्रुति सर, आप न होते तो कवि के साथ कॉफ़ी, सत्या होप टाक, सत्य प्रकाश, बहुत कुछ बिल्कुल दूसरा होता। जो आज है वह नहीं होता। टूट गई मरकत की प्याली, लुप्त हुई मदिरा की लाली, मेरा व्याकुल मन बहलाने वाले अब सामान कहाँ हैं, अब वे मेरे गान कहाँ हैं, अब वे मेरे गान कहाँ हैं। व्यक्ति अपने को खोज रहा है, अपने उत्साह को खोज रहा है, अपने व्यक्त को खोज रहा है, स्वयं खो दिया है। किसी भी चीज में, किसी भी परिस्थिति में अपनी शक्तियों को खोज रहा है। रंजना दीदी बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा बन जाता है। भूल गई हैं, किसी परिस्थिति बस भूल गई हैं। सत्य प्रकाश अपने को जानता है, पहचानता है, भाव अच्छे बनते हैं, लेकिन आज की परिस्थितियों में वह स्वयं को भूल गया है, नहीं लिख पा रहा है, नहीं कह पा रहा है, नहीं बता पा रहा है, भूल गया है। ऐसी परिस्थिति में टूट गई मरकत की प्याली, लुप्त हुई मदिरा की लाली, मेरा व्याकुल मन बहलाने वाले अब सामान कहाँ हैं, अब वे मेरे गान कहाँ हैं, अब वह मेरे गान कहाँ हैं। बारिश हो रही है, यहाँ भी गरज बरस हो रही है, गरज बरस हो रही है। कोर्ट में आदरणीय सर हम बताएंगे कि आज हमारे आदरणीय जज साहब नहीं बैठे, जाना आना रहा, बैठना उठना रहा सारे दिन।
अलग अलग तरह के केसों को सुनने का अवसर मिला, अलग अलग परिस्थितियों में संघर्षरत जीवन को पास से देखने का अवसर मिला। किसी का केस डेट पड़ रहा था, किसी का केस रिलीज हो रहा था, डिस्पोज ऑफ हो रहा था, किसी को सुना जा रहा था, किसी को नहीं सुना जा रहा था। अपने से दूर दूसरों को जानने सुनने का अवसर था, बैठकर समय बिताने का अवसर था। जगती के नीरस मरुथल पर जगती के नीरस मरुथल पर हंसता था मैं जिनके बल पर। अब यह रचना आप कहेंगे कि यह सत्य प्रकाश की रचना है, आप कह सकते हैं। जगती के नीरस मरुथल पर हंसता था मैं जिनके बल पर, चिर बसंत सेवित सपनों के मेरे वे उद्यान कहाँ हैं, मेरे वे उद्यान कहाँ हैं, अब वे मेरे गान कहाँ हैं, अब वे मेरे गान कहाँ हैं। मेरी स्थिति भी मेरी वही स्थिति मेरी भी है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। हम यही कहेंगे कि जिनके बल पर नाचते गाते थे, उत्साह में भरे रहते थे, ऐसे कुछ सदस्य पता करके जाया करिए। डेट तो लगी थी, डेट तो पता था कि बैठना है उनको, लेकिन बैठ नहीं पाए, कहीं और बैठ गए। होता है, ऐसा ही होता है, संसार का चक्र है, भाग्य का खेल है, सब भाग्यहीन है। जगती के नीरस मरुथल पर हंसता था मैं जिनके बल पर। किसी के ऊपर आलंबित हो जाइए, मान लीजिए कुछ दिन के लिए रंजना दीदी आलंबित हो जाए कि एक साथी मुझे सुनता था, अगर वो सुनता था तो मेरा मन अच्छा बनता था, तो उसी पर आलंबित हो जाए, पता चले कि वही छोड़कर चला जाए, वही नाराज हो जाए, वही दुखी हो जाए। मान लीजिए कुछ साथियों के साथ मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाया, बड़ी ऊंचाई पर पहुंचाया, और किसी एक कारण टूट जाए, संपर्क न बन पाए, तो ऐसे लोगों का जब हट जाना होता है तो क्या होता है। जगती के नीरस मरुथल पर हंसता था मैं जिनके बल पर, चिर बसंत सेवित सपनों के मेरे वे उद्यान कहाँ हैं, अब वे मेरे गान कहाँ हैं, अब वह मेरे ज्ञान कहाँ है। अपनी अगली तिथि कितना दूर गई? सोमवार को लगना चाहिए सर, सोमवार को लगना चाहिए, सोमवार को लगना चाहिए। किस पर अपना प्यार चढ़ाऊं, यह दुबे जी वाली बात हो गई। प्रोफेसर जीपी दुबे पूछते थे किसके लिए करूं, किसके लिए काम करूं, किसके लिए लिखूं, किस पर अपना प्यार चढ़ाऊं, यौवन का उद्गार चढ़ाऊं, मेरी पूजा को सह लेने वाले वे पाषाण कहाँ हैं। एक कठिन परिस्थिति है, एक कठिन परिस्थिति है। बहुत कम लोगों को बहुत कम समय दे पाते हैं, बहुत कम लोग। आज के समय में एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे की प्रतिष्ठा करने वाले, एक दूसरे को समझने वालों की संख्या का सर्वथा अभाव है। अभी आपको ऑनलाइन में मैं बहुत अच्छा लग सकता हूँ, थोड़ी देर में आपको ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा साथी है, बहुत अच्छा भाई है। कैसी भी परिस्थिति आएगी, कुछ भी आएगा, कुछ अटपटा लग जाएगा, मन खट्टा हो जाएगा, यही सत्य प्रकाश एक बेकार सा आदमी दिखाई पड़ेगा। यह यात्रा जितने पल की है उतने में ही बहुत है। किस पर अपना प्यार चढ़ाऊं, यौवन का उद्गार चढ़ाऊं, मेरी पूजा को सह लेने वाले वे पाषाण कहाँ हैं। हमारे जैसे लोग जो कठिन परिस्थितियों में खड़े रहते हैं, कठिन परिस्थितियों में पुनः खड़ा होते हैं, हारे हुए हार को हार नहीं मानते, हार का ही हार बना कर हैं पहन लेते, पहना देते। ऐसे लोगों का शब्द, ऐसे लोगों का जीवन, ऐसे लोगों का क्रोध, ऐसे लोगों का प्रेम अलग तरह का होता है। ऐसे लोगों के बारे में कोई भी अंतिम राय नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारे जैसे लोग भी एस्टिमेट किए जाते हैं, समझे जाते हैं, महसूस किए जाते हैं, पकड़े जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं, देखे जाते हैं। तब किस पर अपना प्यार चढ़ाऊं, यौवन का उद्गार चढ़ाऊं, मेरी पूजा को सह लेने वाले वे पाषाण कहाँ हैं। हमारे जैसे लोगों को, हरिवंश राय जैसे लोगों को कि पूजा के भार को भी सहने वाले पाषाण बहुत कम होंगे, बहुत कम होंगे। बहुत कम लोग इस प्यार के बोझ को बर्दाश्त कर पाएंगे। बाबूजी प्रणाम। तो ऐसी परिस्थितियों में साथ न छोड़ने के संकल्प, साथ पकड़कर, साथ ही बनकर, साथ ही देने के लिए ऐसे लोगों का
बहुत कम साहचर्य हो पाएगा, बहुत कम लोग टिक पाएंगे, लंबे समय तक चल पाएंगे। छूट कर भी नहीं छूटेंगे ऐसे लोग, छूट कर भी ऐसा लगेगा कि वे तो बहुत दूर चले गए, लेकिन वे छूटेंगे नहीं, वे रहेंगे। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होगी। और ऐसे ही लोगों के लिए यह लाइन लिखी गई है, मेरी पूजा को सह लेने वाले वे पाषाण कहाँ हैं। मेरी पूजा को सह लेने। आलोक कुमार यादव जी का बहुत बहुत स्वागत है। हरिवंश राय बच्चन जी की कविताओं में बहुत प्रेरणा होती है और इसीलिए मैं इसके अर्थ को भी निकालता हूँ, अर्थ को निकाल कर रखता हूँ। वह मेरे लिए होता है, अपने साथियों के लिए होता है। दीदी आपका आभार, आप सुन रही हैं, सभी साथी सुन रहे होंगे, मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। जिन साथियों को और सुनना हो वे जय महामना लिखकर संदेश दें, जिससे कि मैं आगे एक रचना और सुनाऊं। मैं जग से कुछ सीख न पाया, यह भी एक रचना बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है। जग ने थोड़ा थोड़ा चाहा, थोड़े में ही काम निभाहा, लेकिन अपनी इच्छाओं को मैंने सीमाहीन बनाया। मैं जग से कुछ सीख न पाया, मैं जग से कुछ सीख न पाया। जग, यह संसार हम सबको कुछ न कुछ सीख देता है और हम सबको उस पर काम करना चाहिए। अपनी दृष्टि थोड़ी देर के लिए बंद करनी चाहिए और जो मिला है उससे संतुष्ट होना चाहिए। कवि ने एक इंडिकेशन दिया है, अपने लिए लिखा है, अपने लिए बोला है, लेकिन हम सब के लिए बोला है, हमारे जैसे लोगों के लिए बोला है। जग ने थोड़ा थोड़ा चाहा, थोड़े में ही काम निभाहा, लेकिन अपनी इच्छाओं को मैंने सीमाहीन बनाया। मैं जग से कुछ सीख न पाया। मुझे उत्साह में भरिए, मुझे उत्साहित करिए, मेरे लिए ताली बजाइए, मेरी प्रशंसा लिखिए। और इस भाव से जीते 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 अब ऐसी स्थिति बन गई कि यदि कोई मुझे प्रशंसा न करे, मेरी तारीफ न करे, मेरे लिए दो शब्द अच्छा न बोले, तो मुझे लगे कि मैं तो अधूरा हूँ, मैं तो खाली हूँ, मेरा तो कोई है ही नहीं, मेरा तो कोई ध्यान ही नहीं रख रहा। ऐसी परिस्थितियों में आदमी का जीवन बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। हम क्या हैं? हम अच्छा बोलने वाले हैं, हम अच्छा पढ़ने वाले हैं, हम अच्छा सोचकर कुछ अच्छा लिखने वाले हैं। कितने दिन के विन्यास में, कितने दिन के विन्यास में जितने भी लोग हमारे आसपास हैं, क्या हरिवंश राय बच्चन जी और यहाँ तक की दूरी में कहीं कुछ है स्थिति? कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। लेकिन हम अधीर हो जाते हैं। हम सब लोग सोचते हैं कि हमें उत्साहित करने वाला, हमें प्रस्तावित करने वाला, हमें आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। मैं क्या हूँ? और क्या कहा है हरिवंश राय बच्चन जी ने? वे भी एक लेखक है, उन्होंने क्या लिखा है बहुत छोटे में समझा दिया। जग ने थोड़ा थोड़ा चाहा, थोड़े में ही काम निभाहा, लेकिन अपनी इच्छाओं को मैंने सीमाहीन बनाया, मैंने सीमाहीन बनाया। मैं जग से कुछ सीख न पाया, मैं जग से कुछ सीख न पाया। जग ने जो दिन बीच कमाया, जग ने जो दिन बीच कमाया, जग ने जो दिन बीच कमाया, जो दिन बीच कमाया, इस समय और उस समय के बीच में जो दिन है, जग ने जो दिन बीच कमाया उसे बनाया रात सजाया। जग ने जो दिन बीच कमाया उसे बनाया रात सवाया। मैंने जो दिन को जोड़ा था उसको मैंने शाम गंवाया। मैं जग से कुछ सीख न पाया। 99% लोग आज के समय में दिन में तो काम करते ही हैं, रात में देर रात तक काम करते हैं, शायद उसी के लिए। जग ने जो दिन बीच कमाया उसे बनाया रात सवाया। मैंने जो दिन को जोड़ा था उसको मैंने शाम गंवाया। मैं जग से कुछ सीख न पाया, मैं जग से कुछ सीख न पाया। जग ने जो प्रतिमा ठुकराई, जग ने जो प्रतिमा ठुकराई, झुककर उसके आगे आई। फिर झुका उसी बेदी पर जहां गया फिर ठुकराया। कुछ लोग होते हैं, रंजना दीदी को मैं कहूंगा, सोती सर को कहूंगा, सजल सर आ चुके हैं, मैं उनको नमन करूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका प्राण, उनका मन जो है कहीं एक जगह अवस्थित हो जाता है। उनको चैन तभी मिलता है जब वे अपने जहां से ठुकराए गए होते हैं, जहां से टक्कर खाए होते हैं, वहीं पर जब तक वहां से उनको सहारा नहीं मिलता वे उसको अपने को अधूरा मानते हैं। यहीं पर कवि ने यह बात कही है, जग ने जो प्रतिमा ठुकराई, झुककर उसके आगे आई।
जग ने जो प्रतिमा ठुकराई, झुककर उसके आगे आई, फिर झुका उसी बेदी पर, जहां गया फिर ठुकराया। मैं जग से कुछ सीख न पाया, मैं जग से कुछ सीख न पाया। इसमें बड़ा तत्व है, इस चीज को समझने वाली बात है। और ऐसी ही कुछ रचनाओं की पुस्तिका है निशा निमंत्रण, और ऐसी पुस्तकों को पढ़ने से व्यक्ति को सहारा मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है, अपने से बाहर निकलने का मार्ग मिल जाता है। कहीं किसी परिस्थिति में आप फंसे हो ऐसी किताबों में, और ये छोटी छोटी कविताएं हैं। निशा निमंत्रण की खासियत है कि एक पूंजी यहाँ है और दूसरी पूंजी वहाँ है, तो इसमें से तुरंत संपादित हो जाती है, पूरी हो जाती है। देह पर अधिकार हारे, विवशता से पर पसारे, करुण रौनत देह पर अधिकार हारे, विवशता से पर पसारे, करुण रौरत पंछियों की आ रही है पात साथी, प्रबल झंझावात साथी, प्रबल झंझावात साथी। शब्द हर हर शब्द मर मर, तरु गिरे जड़ से उखड़ कर, उड़ गए छत और छप्पर, मच गया उत्पात साथी। आदरणीय सोती सर, रजना पांडे जी। प्रबल झंझावात साथी, हंस रहा संसार खग पर, कह रहा जो आह भर कर, लुट गए मेरे सलोने नीड़ के तृणपात साथी, प्रबल झंझावात साथी, प्रबल झंझावात। कल रजना दीदी सुनाएंगी, बिल्कुल हम सब लोग सुनेंगे। हम सभी लोग आग्रह करते हैं कि रंजना दीदी की कार्यशाला को जरूर सुने। नीलम से पल्लव टूट गए, मरकत से साथी छूट गए, अटके फिर भी दो पीत पात, जीवन डाली को थाम सके, है यह पतझड़ की शाम सके, यह है पतझड़ की शाम सके। अपने जीवन के कुछ अंतिम पायदान पर ही शायद यह लिखी गई होगी निशा निमंत्रण बच्चन जी की। तो बच्चन जी ने क्या कहा? नीलम से पल्लव टूट गए, नीलम से पल्लव टूट गए, नए पल्लव, हरे पल्लव, नीले नीले पल्लव वृक्ष पर लगे हों। नीलम से पल्लव टूट गए, मरकत से साथी छूट गए, अटके फिर भी दो पीत पात, जीवन बाडाली को थाम सके, है यह पतझड़ की शाम सके, है यह पतझड़ की शाम सके। आप दृश्य देखिए, लुक छिप करके गाने वाली, लुक छिप करके गाने वाली, मानव से शर्माने वाली, कूं कूं कर कोयल मांग रही नूतन घूंघट अविराम सखे, कूं कूं कर कोयल मांग रही नूतन घूंघट अविराम सखे, है यह पतझड़ की शाम सखे, है यह पतझड़ की शाम सखे। नंगी डालों पर नीड़ सघन, नंगी डालों पर नीड़ सघन, नीड़ों में है कुछ कुछ कंपन, मत देख नजर लग जाएगी, यह चिड़ियों के सुख धाम सखे, है यह पतझड़ की शाम सखे, है यह पतझड़ की शाम सखे। निशा निमंत्रण। जीवन की निशा में, जीवन की निशा कब होती है? कब? एक अंतिम समय, अंतिम पहर की कविताएं हैं इसमें जीवन की, इसीलिए निशा निमंत्रण है। और बहुत सारी छोटी छोटी कविताएं इसमें हैं। रात रात भर श्वान भूखते। चलिए, आप सब लोग थक गए हैं, मुझे लगता है कि आप सभी लोग थक गए हैं सुनते सुनते। एक और रचना मैं आपको देता हूँ। चलते चलते मेरा मन नहीं भरता है इस निशा निमंत्रण से। जब मैं सुनाने बैठता हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है। दुर्दिन, मैंने दुर्दिन में गाया है, मैंने दुर्दिन में गाया है। यह कविताएं मुझे अपनी कविताएं लगती हैं। मैंने दुर्दिन में गाया है। अब कोई कहेगा कि मैं दुर्दिन में हूँ, कोई कहेगा। भरा पूरा परिवार, इतने सारे प्यारे प्यारे साथी, बाल बच्चे, धन संपदा, कोई कमी नहीं, खाने पीने, रहने, आनंद करने कोई कमी नहीं, सब मुझे चाहने वाले। लेकिन यह दुर्दिन का भाव पता नहीं क्यों मेरे मन में
ज़्यादा अपनत्व से भरा लगता है। मैंने दुर्दिन में गाया है। दुर्दिन जिसके आगे रोता, बंदी सा नतमस्तक होता। एक न एक समय दुनिया का एक एक प्राणी आया है। मैंने दुर्दिन में गाया है, मैंने दुर्दिन में गाया है। जिसने अपने दुर्दिन में गा लिया उसको कभी कभी दिक्कत नहीं होगी। दुर्दिन जिसके आगे रोता, बंदी सा नतमस्तक होता। एक न एक समय दुनिया का एक एक प्राणी आया है। मैंने दुर्दिन में गाया है। जीवन का क्या भेद बताऊं, जगती क्या क्या मर्म जताऊं। जीवन का क्या भेद बताऊं, जगती का क्या मर्म जताऊं। किसी तरह रो रो कर मैंने अपने मन को बहलाया है। मैंने दुर्दिन में गाया है, मैंने दुर्दिन में गाया है। बात करना है। थैंक यू। मैं बात करूंगा, अभी मिलाऊंगा फोन। साथी हाथ पकड़ मत मेरा, कोई और सहारा तेरा। क्या बात है। जब आदमी गड्ढे में होता है और कोई व्यक्ति उसका हाथ पकड़ता है, कहता है कि मैं सहारा, और कहीं न कहीं उसके मन में होता है कि कहीं हमारे चक्कर में यह परेशान न हो जाए, तब यह बात कहता है, साथी हाथ पकड़ मत मेरा, कोई और सहारा तेरा। यही बहुत दुख दुर्बल तूने मुझको अपने सा पाया है। मैंने दुर्दिन में गाया है, मैंने दुर्दिन में गाया है। साथी हाथ पकड़ मत मेरा, कोई और सहारा तेरा। यही बहुत दुख दुर्बल में तूने मुझको अपने सा पाया है। मैंने दुर्दिन में गाया है, मैंने दुर्दिन में गाया। ऐसी कविताएं आनंद के मार्ग की ओर ले जाती हैं। ऐसा लगता है कि ये जो भाव है मेरे अपने नहीं बल्कि बहुतों के हैं। साथ ही कभी नैनों का पानी, यह भी कविता एक से एक कविता है। जग बदलेगा किंतु न जीवन, रंजना जी, इसको भी सुनिए। क्या न करेंगे उर्मे क्रंदन, क्या न करेंगे उर्मे क्रंदन। जन्म मरण के प्रश्न चिरंतन, हल कर लेंगे जब रोटी का मसला जगती के नेतागण। जग बदलेगा किंतु न जीवन, जग बदलेगा किंतु। यह चक्र जो है, चाहे नेतागिरी में हम देख रहे हैं, देश में भारत पाकिस्तान देख रहे हैं, दुनिया की चीजें देख रहे हैं, जग बदलेगा किंतु न जीवन। जीवन का तत्व रोटी कपड़ा मकान वही रहेगा और जग जो है बदलता रहेगा। क्या न करेंगे उर्मे क्रंदन, जन्म मरण के प्रश्न चिरंतन। हल कर लेंगे जब रोटी का मसला जगती के नेतागण। जग बदलेगा किंतु न जीवन। प्रणय स्वप्न की चंचलता पर जो रोएंगे सिर धुन धुन कर। नेताओं के तर्क वचन क्या उनको दे देंगे आश्वासन। जग बदलेगा किंतु न जीवन, जग बदलेगा किंतु न जीवन। मानव भाग्य पटल पर अंकित, न्याय नियति का जो चिर निश्चित। धो पाएंगे उसे तनिक भी नेताओं के आंसू के कण। जग बदलेगा किंतु न जीवन। ऐसे कवि, ऐसे साहित्यकार, ऐसे लेखक के जीवन में पता नहीं क्या क्या घटित हुआ होगा। ऐसी ऐसी कविताएं और एक ऐसा विराट व्यक्तित्व हरिवंश राय बच्चन जी और उनके पुत्र को हम लोग देख रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी, जो महानायक, सदी के महानायक बनकर निकले। सोचिए, ऐसे विचारवान व्यक्तित्व के, ऐसी कितनी सारी ऐसे विचारवान व्यक्तित्व के जीवन में क्या चीज रही होगी कि अमिताभ बच्चन जी का ऐसा विराट व्यक्तित्व बना है। आज अमिताभ बच्चन जी हस्ताक्षर है और उनके प्रतिरूप है हरिवंश राय बच्चन जी के पुत्र के रूप में उनका सम्मान एक अलग तरह का सम्मान है। अमिताभ बच्चन की अपनी कृतित्व तो है ही, लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी की छाया के रूप में भी वे हैं और एक बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसी परवरिश अमिताभ बच्चन को मिली। अमिताभ बच्चन जी ने बहुत कुछ पाया है अपने पिता से, अपने परिवार का, अपने माता का, अपने पिता का ध्यान उन्होंने रखा। ऐसी परिस्थिति में उनका निर्माण
सिने जगत में हुआ और बहुत सारे लोगों का हुआ, बहुत सारे लोगों के कार्य निर्माण सिने जगत में हुआ, लेकिन किसी के पिताजी को हम लोग उस तरह से नहीं महसूस कर पाए जितना कि तेजी बच्चन और हरिवंश राय बच्चन जी का सम्मान ध्यान रखने के कारण। तो अच्छी परवरिश का ही ये भाव रहा होगा। आज हम गौरव के साथ उनको भी याद करते हैं। हरिवंश राय जी की कविताओं को अमिताभ बच्चन जी जब पढ़ते हैं या उसका उद्धरण करते हैं या बताते हैं तो कितना गौरव होता है। ऐसे परिवार में, ऐसे परिवार के संस्कारों में, और हरिवंश राय बच्चन स्वयं अपने आप में बहुत ऊंची चीज आज हम लोगों को गुरु शिष्य कार्यशाला के माध्यम से विद्युत प्रभाए दी अपर्णा जी ने एक अच्छा अवसर दिया पुनः पुनः निशा निमंत्रण की तरफ लौटने का। हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप जैसे श्रोता रहे तो जीवन भर निशा निमंत्रण को कभी इधर से, कभी उधर से, कभी उधर से, कभी उधर से मैं पढ़ता रहूं। बहुत बहुत आभार, सभी को प्रणाम। आप सभी के सम्मान में सदा इसी तरह भगवान प्रेरणा देते रहे। बहुत बहुत प्रणाम, सभी को प्रणाम।